नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विकी पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं हम इस बार 2026 के लिए। ठीक है, नए पैटर्न पर आधारित होगी और हम इसमें देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे टेस्ट फर्स्ट में पार्ट 1 में देखने वाले हैं हम इसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। हम इसको जो टेस्ट सीरीज को 2 पार्टों में लेकर आएंगे, यानी कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है यदि वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास करता है। 5 वर्षों से नहीं, 7 वर्षों से निवास करेगा सामान्य रूप से, तब उसकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा इसमें गलत। अभी कह रहा है वो भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। यदि संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करेगा तो उसकी नागरिकता जाहिर सी बात है समाप्त हो जाएगी। तो ये इसमें ऑप्शन सही होगा। उसमें पूछ रहा है समाप्त हो जाती है। अभी पंजीकरण और प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिकों को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो तो ये भी ठीक है। दोनों ठीक होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, यानी कि ऑप्शन होगा आपका सी, राइट। अब देखिए किन किन कारणों से नागरिकता मिलती है। जैसे कि नागरिकता और किस तरीके से समाप्त हो सकती है, जैसे कि स्वैच्छिक, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से त्याग दे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि उसको बर्खास्त कर दिया गया हो तो उसके द्वारा समाप्त हो जाएगी, और वंचना द्वारा भी समाप्त हो जाती है। अब किस अधिनियम के तहत ये नागरिकता समाप्त होती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है पहले में, जैसे कि नागरिकता किस भाग में दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा भी गया है पीसीएस में और इसमें भी पूछ सकता है आगे भी, तो नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत के कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक नागरिकता है। ठीक है, चलिए ये थी सिंपल सी बात। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है मूल संरचना। सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया था। और सेकंड है, यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत नहीं किया गया था। किसमें किया गया था? केशवानंद भारती में किया गया था। किसमें किया गया था? केशवानंद भारती में। कब आया था ये केस? तो 1973 में आया था। तो ध्यान रखेंगे। अभी कह रहा है दूसरा, यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। ऐसा नहीं है, तो आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा? मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था, जो 1980 में आया था, मूल संरचना सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई थी। मिनर्वा मिल्स मामला जो आया था ये 1980 में आया था। ठीक है, मूल संरचना जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम जो केस आया था वो आया था मूल संरचना, वो आया था केशवानंद भारती में। ठीक है, सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था। यदि संशोधन करने की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन नहीं करता है यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन है बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, और बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है निजामाबाद। ठीक, निजामाबाद, ये कहाँ है? ये है आपका तेलंगाना में। तो इसका जो मुख्यालय है वो तेलंगाना में है।
तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारत पोर्टल, जिसका उद्देश्य पारदेशीय अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों को सशक्त करना है, निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। सेकंड है, यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपसंबंधित रक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण कर सकता है। भाषाई भी और धार्मिक ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि केवल वन राइट होगा। इसमें क्या कहा गया है, भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है प्रावधान तो है नहीं संविधान में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है 1953-55 में इसकी अनुशंसा की गई थी, और सातवां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1956 में हुआ था, उसके अनुसार भाग 17 में आर्टिकल 350 बी में जोड़ा गया था। जो धार्मिक अल्पसंख्यक के मामले होते हैं, जो धार्मिक से संबंधित है, वो विशेषाधिकारी नहीं है। इस तरीके से भाषाई के मामले में कर सकता है, लेकिन धार्मिक मामले में नहीं, जो विशेषाधिकारी के संदर्भ में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है और सेकंड, भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है, और सेकंड वाला है महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो कौन सा राइट होगा इसमें, भारत के महाधिवक्ता का पद, वहाँ महाधिवक्ता की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद नहीं है, ये जो है एक ऐसा पद है, वैधानिक पद है, वैधानिक पद है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया, तो पहले को ही हटा सकते हैं। इसमें हम इसमें से इसको हटा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। अब बचा हमारे पास 2 और 4। अब देखेंगे महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संसद की कार्यवाही में जो भाग ले सकते हैं वो सिर्फ महाधिवक्ता ले सकते हैं, महान्यायवादी नहीं ले सकते हैं। नहीं, अटॉर्नी जनरल हाँ महाधिवक्ता ले सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, इसमें महान्यायवादी को अधिकार है, लेकिन महाधिवक्ता को अधिकार नहीं है। महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार और उपस्थित होने का अधिकार है, लेकिन महाधिवक्ता को क्या है, महाधिवक्ता को अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति में न्यायिक नहीं है, उद्देशिका संविधान का एक भाग है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में कहा गया है 1973 में जो आया था, जो पीछे बताया वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, सही बात है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6ठे वर्ष किया जाता है। ये गलत है क्योंकि 5वें वर्ष किया जाता है। अब देखिए यहाँ अर्धन्यायिक है, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो कह रहा है गठन राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन 6 वर्ष के लिए नहीं किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब एक छोटी सी गलती की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, और थर्ड है इसकी अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तो कौन सा इसमें राइट होगा, 8 का।
इसमें होगा 2 ऑप्शन, यानी कि 2 और 3 राइट होंगे तो केवल 2 होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है वित्त आयोग में, किस में आता है ये 200 आर्टिकल आता है 280 में आता है। आर्टिकल किस में आता है 280 में आता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, जो राजकोषीय संघवाद है, संघवाद के संतुलन के लिए इसका गठन किया गया था। और इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करेंगे। और इनकी जो है पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नोरो वायरस प्रसारित होता है दूषित भोजन या जल के सेवन से। ठीक है, मल और मुख फेकल ओरल, यानी कि ये भी ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने जैसे हाथ मिलाने आदि से होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट इसमें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कभी कभी स्टमक फ्लू या स्टमक बग भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये फ्लू से संबंधित नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो कारण है इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू। ठीक है, नोरो वायरस। इसका जो लक्षण है, जैसे कि इसमें लक्षण दिए हैं, दूषित भोजन और जल, मल और मुख और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी क्या हुआ है, नोरो वायरस के लिए ऐसी कोई विशेष औषधि उपलब्ध नहीं है अभी इसके लिए, नोरो वायरस के लिए। ठीक है, लगभग 1 से 3 दिन के अंदर वैसे भी ठीक हो जाता है इसमें व्यक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। बालकों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, आय, प्रतिष्ठा और सुविधा अवसरों में असमानता को कम करना, और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो कौन सा जोड़ा गया था? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा जोड़ा गया था। इसमें देखिए ये जोड़ा गया था, आय, प्रतिष्ठा और सुविधा अवसरों में असमानता को कम करना, जो किस में आता है, आर्टिकल 38 में आता है। आर्टिकल कितने में आता है, 38 में आता है। किस 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1978 में। डीपीएसपी में अभी तक लगभग कितने बार संशोधन हुए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनमें अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक 4 बार संशोधन हुआ है, जैसे कि 42, 44 और 86 और 97। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये जो आता है बालकों के स्वास्थ्य के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, तो ये किस में आएगा, आर्टिकल 39 में आता है। आर्टिकल 39 में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है। अभी जैसे कि लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र को दो पार्टों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हमें यहाँ प्रत्यक्ष के बारे में बताना है। तो लूस एंड में दिया गया ये क्वेश्चन डायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो दिया है, परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में प्रत्याशी को वापस बुलाना, पहल और जनमत संग्रह, इसमें चारों होंगे। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। जैसे कि लिखित संविधान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, एकीकृत न्यायपालिका और लचीला संविधान। कह रहा है संविधान की संघीय विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी हैं, लिखित संविधान भी है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन भी है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका नहीं है और लचीला संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है, संघीय विशेषताएं जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा, ठीक, और द्विसदनीय व्यवस्था भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्ट
पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की थी? तो किसने की थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली थी उस टाइम पे। किसकी कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। सेकंड है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ये वाला तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं के समूह में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो किसे किसे प्राप्त है, कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इसमें हो जाएगा तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। जो शास्त्रीय भाषाएं थी वो थी कितनी? 6। अभी पहले जो थी वो 6 थी। जैसे कि किस किस को मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा? एक थी तमिल थी, संस्कृत थी, और कौन सी थी? कन्नड़ थी, कन्नड़ के बाद और कौन सी थी? कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु को भी मिला, तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ये दोनों एक साथ हैं। और तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम एक मिला था, मलयालम को, और मलयालम के बाद किसको मिला था? तो मिला था ओडिया को, उड़ीसा की जो भाषा है ओडिया। तमिल को कब मिला था? तमिल को मिला था 2004 में। इसको मिला 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। इसको मिला, संस्कृत को मिला था 2005 में, और इन कन्नड़ को और तेलुगु को मिला 2008 में। और मलयालम को कब मिला था? मलयालम को मिला था 2013 में, और उड़िया को जो मिला है वो मिला है 2014 में। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में 6 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। हाल ही में कौन कौन सी को? पाली है, दूसरा प्राकृत है, बंगाली है और असमिया है। 4 भाषाओं को मिला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए हम जगह बनाते हैं इधर। चलिए, क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि वे भारतीय संघ के अधिकृत को उन नए सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ठीक बात है। वे विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, और ये सत्तारूढ़ दल राजनीति विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तीनों ठीक हैं आपके। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए राइट। ठीक है। यदि बात करें डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो ये डीपीएसपी जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। किस भाग में आते हैं? भाग 3 में तो आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं भाग 3 में आते हैं। और यदि इनकी बात की जाए डीपीएसपी की यानी कि
के निर्देशक तत्वों को हम DPSP भी कहते हैं शॉर्ट में, तो ये आते हैं भाग 4 में। भाग कितने में? 4 में। और एक है फंडामेंटल ड्यूटी आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी किस में आते हैं? तो 4A में आते हैं, भाग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके USA से फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं USSR यानी कि रूस से। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 1949 में 1949 में हस्ताक्षरित संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं थे? क्या नहीं थे? शामिल नहीं थे। गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी या पंथनिरपेक्ष? सही उत्तर का चयन करना है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, गणतंत्र शामिल था, संप्रभु भी शामिल था, लेकिन समाजवादी और पंथनिरपेक्ष दो ऐसे तत्व थे जो इसमें शामिल नहीं थे उद्देशिका के टाइम पे। तो इसमें हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बताइए, आसान क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा आपका JB कृपलानी, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए अब बात करते हैं हम प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें कितने सदस्य थे? वो थे 7 सदस्य। अब 7 सदस्यों में कौन कौन थे? एक तो हो गए अंबेडकर। कौन हो गए? अंबेडकर। दूसरे कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे कौन थे? KM मुंशी। ठीक है, फिर थे TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी। और कौन थे? माधवराव, N माधवराव थे। N माधवराव थे। N माधवराव के सादुल्ला थे। इसमें सादुल्ला भी है, कृष्णाचारी भी है और KM मुंशी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता क्वाड समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई। निम्नलिखित देशों में समूह में से कौन से क्वाड समूह के सदस्य हैं? तो इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए इसमें कितने हैं? 4 हैं। भारत है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और USA भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट। क्वाड में जो देश हैं, क्वाड समूह में, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है जो UPSC में पूछ लिया गया क्वेश्चन है वो डायरेक्ट UPPCS में ऐसे भी रख देते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान हमें रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और सेकंड में दिया है राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कह रहा है। यदि 19 की हम बात करें तो 19 जो होता है किसके? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है। किसके आधार पर? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो स्वतः निलंबित होता है। आक्रमण 19 जो होता है स्वतः निलंबित, इसके आधार पर होता है। ये कह रहा है सशस्त्र विद्रोह के संबंध में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। सही बात है, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, क्लाइमेट ऑन
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अपनी चौथी रिपोर्ट द्विवार्षिक आयतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कैसे 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये इसका अवरोही क्रम हो गया। अब इधर से देखेंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ आरोही और अवरोही में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा इसमें ऊर्जा, फिर आएगा पहले पे ऊर्जा आएगा, दूसरे पे इसमें कृषि आएगा, तीसरे में इसमें क्या आएगा, तीसरे में इसमें औद्योगिक क्रियाएँ आएंगी और दूसरे में ये आएगा, ठीक है, 4 1 आएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है 1947 के संदर्भ में। इस समय क्या किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से 1947 में इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया गया था। किसका पद, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन होगा बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, कोई भी नहीं करता, ऑप्शन होगा डी राइट, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या दिया गया, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 23 में क्या गया है, बेगार बलात्श्रम पर प्रतिबंध। और 24 में क्या दिया गया, कारखानों जो बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम आयु के, उनको खान और ख़तरनाक रोजगार में रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 24 में ये आएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन होगा इसमें डी, कोई सा भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से क्यों होगा, यूपी से होगा। और ये कह रहा है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित है। ये सही है आपका सेकंड वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कहाँ से होता है यूपी में, तो गोमत ताल से होता है। गोमत ताल से इसका उद्गम होता है, जहाँ से ये निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण और विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, कौन से सही हैं। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में यदि बात की जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, लेकिन शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण इसमें नहीं है, पृथक्करण नहीं है होगा। और ऑप्शन विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, ये इसमें सही होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खड़िया यानी कि सोप स्टोन अधिनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के खड़िया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में संचित है और खड़िया एक कायांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित होता है। कौन सा राइट होगा, तो इसमें आपका खड़िया का 50% से अधिक भंडार जो हिस्सा है वो राजस्थान में संचित है, ठीक बात है। एक कायांतरित चट्टान भी है, ये भी ठीक बात है, तो दोनों इसमें राइट होंगे, ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए
यदि जैसे गोमती का क्वेश्चन था तो गोमती की जो लंबाई है वो कितनी है, 900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उसे पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे संसद सदस्यों को प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का महान न्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। लोकसभा भंग होने पर स्वतः ही त्याग पत्र दे देता है। ये इसमें गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ए राइट। संसद सदस्य को सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त सही है। महान न्यायवादी की संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है, ये भी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का नहीं है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामले की जांच करना है, ठीक है। बम विस्फोट, विमान जहाज़ों की हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले, सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, यही गलत है इसमें, ठीक है। पेशेवर अपराधियों को संगठित गिरोह द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच करना, और अपराध के आंकड़ों के अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना, नहीं, इसमें बी ऑप्शन ही गलत होगा, ठीक है। तो यही इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे यदि इसमें बात करें और सीबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1963 में हुई थी, ठीक है। पहले जो था ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में इसको कार्मिक मंत्रालय को सौंप दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय, ये विभाग कार्मिक मंत्रालय को सौंप दिया गया है। इसकी जो सिफारिश की गई थी, किस समिति पर सिफारिश की गई थी? तो वो थी संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश की गई। संथानम समिति जो कि कब आई थी? 1962 से लेके 1964 के बीच, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? आंख मीच के लगा दीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन होगा आपका ए राइट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से इन रिटों से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? अब जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया, उत्प्रेषण दिया, परमादेश दिया, प्रतिषेध दिया। अब इन्हीं को इनका अर्थ बताना था, लेकिन वो इंग्लिश में दिए थे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अभी जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है? को प्रस्तुत करो, यानी कि पेश करो बंदी को, ठीक। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? यदि उत्प्रेषण को देखें तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड भेजना, ठीक। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना होता है, ठीक। तो ये इनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए, ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट इनको जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत इनको जारी करता है? तो वो करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या एक विख्यात विधिवेत्ता। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें प्रधानमंत्री होगा, मुख्य न्यायाधीश भी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक विख्यात विधिवेत्ता। बी ऑप्शन होगा, सारे राइट होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी।
1919 के तहत पूछ रहे हैं ना, तो ये जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो शुरुआत की गई थी ये 1909 में की गई थी, ना कि 1919 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है इसके क्षेत्र, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है, नहीं ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा आपका डी ऑप्शन राइट। ठीक है, ये जो की गई थी विधान परिषदों की द्विसदनीय की जो बात की गई थी, ये की कब की गई थी, लेकिन इसमें इसके तहत द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया नहीं, इस समय विधायिका को प्रतिस्थापित कर दिया गया था 1919 में, प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति UNCEBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है कौन सा सही नहीं है या सही है। ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट होगा, देखिए UNCEBD गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया, ये सही है। और UNCEBD 31 सदस्य देश 16वें अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, ये भी ठीक है। भारत UNCEBD का सदस्य नहीं है, नहीं UNCEBD का सदस्य है, तो ऑप्शन होगा इसमें सी राइट। वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें पूछा सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इंद्रावती नदी इस बाघ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में तो है स्थित, लेकिन इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित नहीं होती है, इसमें होती है गंगा और नर्मदा, दो नदी प्रवाहित होती हैं, तो इन दो नदियों को ध्यान रखेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, केवल 1 ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा हुलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है, ये है असम में, ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती हैं। ऑप्शन है मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामलों के लिए, सभी सहकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत धन प्राप्त करने वाली सभी सभाएं। कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन कोई नहीं राइट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लोकपाल के जो क्षेत्राधिकार हैं, जैसे कि ये लोकपाल जो है क्या है, एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, क्या है सांविधिक निकाय है। इसकी जो स्थापना है किस अधिनियम के तहत हुई थी, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम के तहत हुई थी। ये ओम्बुड्समैन के रूप में कार्य करता है लोकपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ठीक बात है, कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक, अन्य वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। वित्तीय आपातकाल जो आता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, वो आर्टिकल आता है 360 के तहत। ठीक,
और राष्ट्रीय आपातकाल जो आता है वो आता है 356 के तहत, 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन जो आता है वो आता है 356 के तहत। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है, ये तो ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं, ये गलत है। ऑप्शन होगा आपका सी, राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीपीएसपी सरकार पर प्रतिबंध और सीमाएं लगा सकते हैं, क्योंकि वह परिवर्तनीय हैं, इस वजह से सीमाएं लगा सकते हैं, सीमाएं नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देश के शासन के लिए मूलभूत भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और इंटरपोल। तो इसमें जो होगा वो कौन सा होगा? इसमें होगा आपका विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन होगा ए, राइट, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच जो है और कई सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि समावेशी विकास सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, WEF द्वारा, इसको शॉर्ट में WEF भी कहते हैं, EF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। जैसे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध हैं। संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते हैं। कितने सही हैं इसमें? इसमें केवल एक ही राइट है, ठीक है। अब जैसे कि मूल अधिकारों में क्या होता है, मूल अधिकार ये जो हैं स्थायी नहीं हैं, ये सभी राज्य की मनमानी कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये ठीक होगा। और ये कह रहा है मूल अधिकारों के संदर्भ में, ठीक। अब ये कह रहा है जो है ये मूल अधिकार जो है स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है, निरसन भी कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कर सकती है। किसके माध्यम से? संविधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कर सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम के बाद जोड़ी गई थी, ठीक है। और ये कह रहा है उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन व्याख्या, संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम के बाद जोड़ी गई थी, क्योंकि उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़, दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन होगा ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक लगाया गया? तो कहाँ लगाया गया? ग्रेट बैरियर रीफ में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड क्षेत्र में है, ठीक है। इसको जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और बेलीज जो बैरियर रीफ है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों को। ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको 1981 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका में उल्लिखित संविधान अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करता है? नहीं करता है, क्योंकि लोगों से प्राप्त करता है। संविधान उद्देशिका में उल्लिखित भारतीय संविधान
भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। नहीं, सर्वप्रथम जो संविधान है, एकमात्र जो संविधान है वो यूएसए का है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका, डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। ये कह रहा है कितने अधिनियम मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है कि कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। बताइए कौन कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें चारों राइट होंगे, डी ऑप्शन राइट होगा। अब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में क्या कहा गया 1971 में, इसमें कहा गया नागरिकों को, इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि भारत के संविधान राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का अनादर का निवारण करता है। ठीक, अभी ये कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसमें क्या है, जैसे कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हो। ठीक, धर्म के आधार पर मत यानी कि वोट मांगने और लोगों को धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने जो संसद के सदस्य करते हैं, और विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972 की, तो इसमें क्या कहा गया है, दुर्लभ जो लुप्त प्राय जाति हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, और जो ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है, इसमें क्या कहा गया है, किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का प्रावधान किया गया 1967 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी की बात हो, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात हो रही है, के बीच संतुलन आधारशिला पर आधारित है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना का हनन होगा। उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में प्रतिबिंबित है, तो ये है आपका मिनर्वा मिल्स निर्णय में। ऑप्शन होगा सी राइट। कब आया था, 1980 में आया था। ठीक है, ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यदि बोला जाए डीपीएसपी के तय लक्ष्यों को, डीपीएसपी के जो लक्ष्य हैं उनको फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जो डीपीएसपी के लक्ष्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपायों द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को अध्यार्पित कर सकता है। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन द्वारा अध्यार्पित कर सकता है। ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 में उपबंधित किए गए थे। केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन, केंद्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, भारत से बर्मा का पृथक्करण। कौन सा होगा इसमें। केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन इसमें नहीं किया गया 1935 में, और कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बर्मा से पृथक्करण। 2 और 3 ऑप्शन होगा इसमें बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। स्थिर सरकार, विशेषज्ञ द्वारा सरकार का
संचालन, उत्तरदायी सरकार, सीमित प्रतिनिधित्व, तो इसमें होगा उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन होगा सी राइट। यदि बात करें अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो इसके जो यदि गुण की बात करें तो इसमें कौन कौन से गुण हैं, जैसे कि स्थिर सरकार है, ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, और विशेषज्ञ द्वारा सरकार का संचालन है। तो ये इसके गुण हैं। यदि इसके दोष की बात की जाए, कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव, उत्तरदायी गैर उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता का उदय और सीमित प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उसने भारत में कला विज्ञान, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है। उसने भारत में कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसे नागरिकता प्रदान की जाती है जो भारत में निवास करने या भारत सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो। ये ठीक है। वह नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले के 12 महीने की अवधि से पूर्व 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास करता हो। ये भी ठीक है। 2 और 3 इसमें राइट होंगे। ऑप्शन होगा इसमें बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, जैसे कि हमने बताया था कि इसमें आता राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये दिया है 352। ठीक, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी भी विशेष भाग तक सीमित कर सकता है। पूरे देश, संपूर्ण देश पर भी लगा सकता है, किसी एक भाग पर भी लगा सकता है। तो ये ऑप्शन होगा ए, तो होगा सही। अभी कह रहा है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये इसमें गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकता है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन होगा केवल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना उद्देश्य का मूलभूत संरचना का हिस्सा है? तो किस में माना था? SR बॉम्बई वाद कब हुआ? 1994 में हुआ था। ठीक है, अब इससे आगे का 50 से 51 से लेके हम करेंगे 100 तक। 51 से लेके 100 तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी क्लास भी देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।